अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, एक नई सुबह, एक नया दिन और एक नया साल। अल्लाह करे जब हम एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे ना कि हैप्पी न्यू ईयर, तो हमारी ज़बानों में इतनी तासीर हो कि हमारा साल सच में खुशियों से भर जाए। नई हमें उम्मीदें हैं साल 2024 से, और मैं अभी आपसे बात करी कि साल 2024 तो मुझे इमेजिन करना पड़ा कि हाँ फाइनली हम 2024 में भी आ गए हैं। अभी तो 2023 शुरू हुआ था। इस नए साल में नई उम्मीदें, नई तवक्कुआत और नई उमंगों के साथ नए साल का आगाज़ हो चुका है। 2024 का सूरज तुलू होते ही हर तरफ उजाला ही उजाला है, आंखों में नए ख्वाब हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल को खुश आमदीद कहा जा रहा है। कराची से पेशावर, लाहौर से कोयटा तक शहर शहर नए साल का जश्न भी मनाया गया। लेकिन हमने देखा कि इस बार फ़लस्तीन की वजह से सादगी भी रखी गई बहुत सारे ममालिक में, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। मसाजिद में मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। सुबह के समा की जानिब से हम अपने नाजरीन को साल नौ की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। जो कुछ भी हुआ पिछले सालों में उसको भूल जाएं, नए अज़्म और वल्वले के साथ एक नई शुरुआत करें। ये साल कैसा रहेगा सियासत, मईशत और खेल के हवाले से सितारे क्या कहते हैं, ये जानते हैं माहिर इल्म नजूम, मारूफ एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान साहब हमारे साथ मौजूद। इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौज़म खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया है। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। और आप बड़ी देर के बाद हमने सुना, यही हमारे लिए बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह ये जो 2024 है, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये टोटल नंबर बनता है 8, विच इज़ द नंबर ऑफ केतु। और जो पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन है बाबर, तो उसमें जो केतु है वो मून से 5th में और सन से 4th में बैठा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अभी जुपिटर भी ट्रांजिट करेगा। तो पाकिस्तान के लिए ये साल, इसकी अगर हम हेडलाइन दें तो ये साल ट्रेड का साल होगा, फॉरेन हाँ जी ट्रेड का साल होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, पाकिस्तान के नए कनेक्शंस या लिंक्स बनेंगे जिनको लेकर हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। तो आई थिंक ये 2024 जो है ये ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ भी जाएगा। और हम जो इकनॉमिकली फिनंशियली काफ़ी फंसे हुए थे 2-3 सालों से, ग्रेजुअली हम उसमें से निकलते निकलते बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। और स्पेशली 2024-25 ये पाकिस्तान की तकदीर तब्दील करने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। और चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम बट से बेहतर ही होती चली जाएगी। आई डोंट सी एनी नेगेटिविटी। मगर ये बात याद रहे कि जो मिड 2024 होगा, यहाँ से गेम बेहतरी की तरफ स्टार्ट होगी। इट विल टेक 6 मंथ्स मोर, ये 6 महीने और लेंगे। अभी पाकिस्तान की ये जो चीज़ें शेप अप होंगी, लेकिन 2024 का मिड। इसका मतलब है खान साहब कि अभी हम जो शुरू करेंगे तो पहले 6 महीने जो हैं वो थोड़ी बहुत मुश्किलात के होंगे, जिसमें हमारे इलेक्शंस भी आ रहे हैं। हाँ। और ये मिड में जाके जून जुलाई के दरमियान आप कह रहे हैं कि जाके थोड़ी बहुत हालात बेहतर होना शुरू होंगे हमारे लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन वाला सिनेरियो है ना, जी इसमें अगर आप देखें तो ये मेरी नज़र में, हमने भी काफ़ी ज़िंदगी गुजारी, ये पहला वो इलेक्शन है जिसमें अभी तक कोई भी जो है कंटेस्टेंट वो सामने नहीं आया है प्रॉपरली, और अभी तक किसी ने जलसे भी शुरू नहीं किए। तो इसलिए बड़ा मुझे लगता है बड़ा डिफरेंट किस्म का इलेक्शन होगा। और इसमें एक होती है अर्नड स्टेटस, एक होता है गिवन स्टेटस। गिवन स्टेटस होगा, अर्नड स्टेटस नहीं होगा किसी के पास भी। अर्न स्टेटस नहीं होगा, गिवन स्टेटस होगा। ये वैसे बड़ी, इफ वी रीड बिटवीन द लाइन, से बड़ी चीज़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या लग रहा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप आने वाले दिनों में ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं? किस और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी जिसकी सितारे गर्दिश में रहेंगे? और मुझे ज़रा मैं चाहूँगी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से भी बताएं कि उनका साल जो है ये कैसा रहेगा। देखिए, उनकी जो प्लानिटरी कंडीशन है ना कि वो बाय बर्थ जो वो डेट ऑफ बर्थ अपनी बताते हैं 25 दिसंबर 1952, उस एतबार से वो कैप्रिकॉर्न बनते हैं। तो कैप्रिकॉर्नियन के लिए अभी जो अगर देखें राहु इन एरीज है, जुपिटर भी ट्रांजिट में चेंज करेगा। तो आई थिंक उनके लिए अगर वो ये फिर से कहें कि मेरी कोई अपनी स्ट्रेंथ बहुत ही शदीद इम्प्रूव हो जाएगी, तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी बातें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। हाँ, फिर वही मैंने बात कही कि अगर उन्हें कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है, गिवन स्टेटस मिलता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सही। शहबाज शरीफ साहब का आप कैसा टाइम देखने आने वाला है? उनकी प्लानिटरी कंडीशन बहुत बेहतर है। नवाज शरीफ साहब से उनकी प्लानिटरी कंडीशन ज़्यादा बेहतर है। तो आई थिंक ये भी हो सकता है कि जो लास्ट डेज हों, इन पर जाकर कोई ऐसी चेंजेस सामने आए या कुछ भी ऐसा हो कि कुछ बेहतरी की शहबाज शरीफ साहब के लिए थोड़ी ज़्यादा बेहतरी हो जाए।
अच्छा, और अगर मैं मरीम नवाज के वाले से बात करूं तो उनका साल कैसे गुजरेगा? क्या उनको आप किसी बड़ी कुर्सी पे बैठते हुए देख रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ी कुर्सी होगी, लेकिन क्योंकि फेवर्स की बात है ना, तो वो मैंने सबके हॉरोस्कोप डिस्कस भी किए हुए हैं पहले, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनको एडवांटेजेस जरूर हो जाएंगे। सही, चले मैं जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाती हूँ। मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या उनके कोई चांसेस आपको लग रहे हैं वजारत उस्मा तक पहुंचने में? उनका साल कैसा लग रहा है आपको? उनके लिए ये साल है मजमूई तौर पर ठीक है, लेकिन अगर वजारत उस्मा की बात करें तो दैट वुड बी एक्सटेंडेड जिसे हम कहते हैं डेजिग्नेशन है, अल्टीमेट डेजिग्नेशन है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए डिफ़िकल्ट होगा। और मैंने बड़ी दफ़ा ये कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी ने, जो पीपल्स पार्टी है उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर देखें तो पीपल्स पार्टी में अगर जो कोई फीमेल आए, जिस तरह उनकी वो सबसे छोटी बहन है, उनका नाम मुझे नहीं पता या याद नहीं है, वो अगर वो आती हैं तो फिर इसकी, अगर वो आए तो फिर पीपल्स पार्टी अपने उस स्टेचर पर होगी जिस स्टेचर पर बेनज़ीर लेकर गई थी। सही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये कोई बड़ा अपसेट कर सकती है? नहीं, जो है इस्तेहकाम पार्टी ये तो कोलैबोरेशन की तरफ होगी, कोलैबोरेशन में आएगी, किसी के साथ मिलकर कोई अपनी हैसियत बनाए, थोड़ा एडवांटेज ले लें, इस तरह का। अगर मैं कराची के हवाले से बात करूं तो कराची में एमकेएम आपको लगता है कि इसका कमबैक हो सकेगा? जितनी पहली स्ट्रॉन्ग जमात थी वैसे दोबारा आ सकती है? पहली और महदूद हो जाएगी? नहीं, महदूद नहीं होगी, लेकिन बेहतर चांसेस होंगे इनके। अब जो वैसे 12 के 12 सितारे हैं, मुझे ज़रा उस हवाले से बताएं कि कौन से वाले जो है सितारों वाले लोगों को एहतियात करनी चाहिए, कौन सा आपको लगता है कि ज़ोडिएक साइन वाले लोग एक्सेल करेंगे, और किसको अपनी सेहत के वाले से भी मोहतात रहना चाहिए? ये मैं अब आपसे ज़रा जानना चाहूँ। देखिए, लिब्रा वाले बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज लेंगे, फिर एक्वेरियस वाले बहुत बड़ा एडवांटेज लेंगे, फिर कैंसर वाले बहुत बड़ा एडवांटेज लेंगे, लेकिन ये सब एडवांटेजेस शुरू होंगे मिड 2024 के लिए। तो इसलिए ये बात याद रहे, लियोस के लिए थोड़ी सी टफ सिनेरियो पहले भी है, लिब्रंस के लिए भी बहुत आसानियां नहीं है ग्रेजुअली, मगर ग्रेजुअली बाकी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। सो ये जो मैंने आपको प्लान किया। वर्गोस के लिए साल कैसा रहेगा? आप अपना साल है ना मौजूद खान साहब, आपको तो याद है अपने स्टार के बारे में बड़ी पर्टिकुलर होती हूँ, वर्गोस का साल कैसा रहेगा ये मुझे बताएं। वर्गो के लिए देखिए, वर्गो की जो है उसका लॉर्ड है मरकरी, तो मरकरी को अब पाकिस्तान के जायचे में ट्राइन जाएगी, तो उनका मीडिया के एतबार से, ट्रैवलिंग के एतबार से ये साल बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर मैं ये भी कहता चलूँ कि जो पाकिस्तान का अब मीडिया है, जिसे कुछ लोग आज़ाद कहते हैं, कुछ नहीं है, मगर मुझे लगता है 2024 में ये बहुत आज़ाद होगा, बहुत प्रोमिनेंट होगा और बहुत बड़ा पॉजिटिव पार्ट प्ले करेगा पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने में। क्विकली मेरे पास जो स्टार्स है, मैं एरीज के हवाले से जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, एरीज तो इस वक्त फंसे हुए हैं। अगर आप देखें, जो एरीज और स्कॉर्पियो हैं, अगर आप देखें पिछले 4-5 सालों से उनकी कंडीशन ये है कि वो नए फैसले ले रहे हैं, अपने आप को बेहतर करने की कोशिशें कर रहे हैं, हो नहीं पा रहे। टॉरियन लीग उनके लिए वक्ती तौर पर एडवांटेज है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर जाकर उनके लिए बेहतर हो जाएगा। जेमिनाई फिर वर्गो एंड जेमिनाई इज मरकरी, उनका लॉर्ड है मरकरी, तो आई थिंक जेमिनाई के लिए भी बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और ये दोनों वर्गो एंड जेमिनाई, या जेमिनाई एंड वर्गो, ये बेहतर हो जाएंगे। कैंसर मून इस वक्त स्क्वायर है, उसको राहु की और जुपिटर उनके दूसरे घर में, तो आई थिंक जो नेक्स्ट ईयर होगा ये उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा। लियोज मैंने आपको पहले कहा, उनके लिए भी जो ट्रैवलिंग है वो है अच्छे तरीके हैं, लेकिन एक होता है अल्टीमेट राइज, वो नहीं होगा, थोड़ा टफ टाइम लगेगा। लिब्रा के लिए अगला साल वही जो मिड के बाद ही मोस्टली जो प्लैनेट्स हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। स्कॉर्पियो मैंने आपको पहले बताया, आगे फंसे हुए सेगिटेरियस के लिए साल भी मजमूई तौर पर ठीक है, मजमूई तौर पर ठीक है। एक होता है कोई बहुत ही एक्सेप्शनल राइज, वो नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर की कंडीशन जो है वो जेमिनाई में होगी, जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी है और बेसिकली इन दोनों की एनिमिटी है, लेकिन ग्रेजुअली ये काम बेहतर हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सैटर्न की पोजीशन जो बाय बर्थ अच्छे लेकर पैदा हुए हैं, स्पेशली वो लोग जो 1951, 52, 53, 54, देन 60, 61, 62, 63 इनके दरमियान पैदा हुए हैं, इनके लिए जो नेक्स्ट ईयर होगा ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और स्पेशली जो एक्वेरियस है उनके लिए बहुत शानदार होगा। पैसे भी कमाएंगे, स्टेटस राइज होगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतरी उनके आने के लगेगा माशरती तौर पर। पाइसेस उसके बाद आएगा ना, पाइसेस अगेन जुपिटर लास्ट साइन है। तो मैंने पहले कहा कि पाइसेस जो है उनका जुपिटर अगेन इन उसमें जेमिनाई, लॉर्ड मरकरी, तो इनको मीडिया के एतबार से कहीं ना कहीं एडवांटेज हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट फिनेंशियल गेन्स नहीं होंगे।
सही सही, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच जी। मौजूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि 2024 की जो उनकी वो ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए साल बेहतर होगा। हाँ, लेकिन पहले के चंद कुछ महीने जो हैं वो मुश्किल होंगे, लेकिन मिड ऑफ 2024 से चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। खैर जी, आगे बढ़ते हैं ज़रा सियासी उफक पर क्या कुछ होने जा रहा है। ठीक है, हमने सितारों की चाल तो जान ली, ठीक है, तकदीर तो हमने जान ली, लेकिन अब तदबीर के हवाले से हमने बात करनी है। सितारों की चालें अपनी जगह, लेकिन सियासत की बिसात पर सियासतदानों की चालें भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती हैं। चीज़ें बड़ी चेंज होती हैं। वो कहते हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ ये मिसालें बड़े बुजुर्गों ने एवी नहीं कही हुई। और कौन बाजी मारेगा, किसको होगी मात, इसी हवाले से बात करेंगे। समा कराची की ब्यूरो चीफ असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे ये साल जो है हमारे लिए अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए, हमारे लिए भी, हमारे चैनल के लिए भी। मुझे ये बताएं, सियासी पार्टीज में किस किस के पास आपको अच्छी खबर होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इस वक्त तो अब सारी जमातें उतर गई हैं मैदान में, और पहले एक जो कन्फ्यूजन थी, हमने पहले भी डिस्कस किया कि होंगे नहीं होंगे, थोड़ी सी खामखी एक सियासी जमातें ही कुछ कन्फ्यूजन में शिकार नजर आई। लेकिन अब तमाम सियासी जमातें जो है वो मुतहरिक नजर आ रही हैं। कौमी असम्बली के इंतखाबात और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए अब उनकी कागजात नामजदगी वाला जो मामला है वो जमा हो गए, स्क्रूटनी हो गई। अब चीज़ें फाइनल लिस्ट हो जाएगी और फिर हमें नजर आएगी जो एक्टिविटी कराची में होती है, जो कराची का खासा है, जो इंतखाबात में नजर आती है, अभी तक नजर नहीं आ रही है। क्योंकि सियासी जमातें मसरूफ हैं कि पहले कागजात नामजदगी के मरहले से निकल आए, फिर हम आकर के आएंगे। अच्छी बात अगर हम बात करें ना, एमके बहुत पुरुमीद नजर आती है, क्योंकि एक मर्जर हो गया उनका, पहले वो तकसीम हुई थी धड़ों में, तो उसका नुकसान उनको हुआ, लेकिन एक उस मर्जर का जो असम साहब को फायदा मुझे मर्जर को, देखिए ये लोग रूट के, क्योंकि आपको नहीं लगता इनकी क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है? देखिए, होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आप सियासी जमातें तकसीम का शिकार होती है तो जो आपके वोटर होते हैं वो भी जाहिर है कि नाराज भी होते हैं, वो घरों से नहीं निकलते। तो वो बड़े पुरुमीद है कि जो कौमी असम्बली की महज 4 सीटों तक रह गए थे कराची से, तो वो कुछ बढ़ जाएंगी, और इसी तरह सूबाई असम्बली की सीटें भी कुछ बढ़ती हुई उनको उम्मीदें नजर आएंगी। जमात इस्लामी ने एक इंतखाबात में जो हालिया इंतखाबात थे बल्दियाती, उसमें एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो वो बड़ी पुरुमीद है। आपने बात की कि कौन सी जमातें जरा खुश हैं, उनके लिए अच्छी खबर पीपल्स पार्टी। वो देखें, वो ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें उन्होंने जो तहरीक इंसाफ की सीट छोड़ी वो उन्होंने वापस ली उन्होंने, और इसके अलावा ऐसी सीटों पर भी गए जो उनकी रिवायती सीटें नहीं थी, और वो वापस उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने काम किया, उनका मेयर भी उनके आ गए। तो पीपल्स पार्टी भी अपने तौर पर बड़ी मुतारिक नजर आती है। अगर हम बात करें कि मुस्लिम लीग नून, तो वो ये समझती है कि क्योंकि कराची में उसने तरक्याती मंसूबे दिए, खुद उनके जो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो खुद मैदान में, कराची के मैदान में उतर गए। हालांकि बिलावल यहाँ से नहीं है, कराची से। आप ये देखें कि बिलावल जो है वो लाड़काना चले गए, कराची से सीट नहीं लड़ रहे। जियाला मेयर कराची का है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन जियाला है वो कराची से आउट है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब एक इस उम्मीद से आ रहे हैं कराची के वो यहाँ से मुंतखब हो जाएंगे। तो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, जो अगर हम बात करें कि जो मजहबी जमातें हो, सियासी जमातें हो, वो समझ रही है कि वो कुछ कराची में एक बढ़कर अपनी सीटें ले सकेंगी। आपने जैसे बात की शहबाज शरीफ साहब की, तो मुझे बताएं कि कराची की आवाम में, बिकॉज आपको लोगों का निकलना होता है, आवाम से बात करते हैं, आपको लगता है कि लोगों का कोई ना कोई टिल्ट है टुवर्ड्स मुस्लिम लीग नून? मतलब कोई शहबाज शरीफ साहब कोई आम नाम तो नहीं, इतना बड़ा नाम लेकर आ रहे हैं, उनको भी पता है कि अगर नहीं ये कर पाते तो बड़ी हजीमत का इनको सामना होगा। देखें, जो बल्दियाती इंतखाबात हुए जिसमें वसीम अख्तर साहब मेयर बने, उन बल्दियाती इंतखाबात में भी जो जिस सीट पर वो लड़ रहे हैं बल्दिया से, और पहले भी लड़े और अच्छे वोट लिए, 800 वोटों के फर्क से वो हारे थे। तो वो एक मुस्लिम लीग का वोट बैंक वाला इलाका है, वो एक ऐसा हल्का है, अगर हम पूरे कराची की बात करें तो जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ये उम्मीद कर सकती है कि यहाँ पर वो कामयाब हो सकती है। क्या लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें आसान होंगी? आसान नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ तो लोग खुल के नहीं आ रहे। यहाँ पे तो लोगों ने भी देख लिया कि जिनके पास वो शिकायत करने जाते थे वो भी रूपोश हो गए, तो लोग कभी आसान तो नहीं होंगी ना। उस वक्त 2018 की सूरत बिल्कुल अलग थी, हमें अब 2024 में जो इलेक्शन हो रहे उसको हमें उसी तनाजुर में देखना चाहिए। और यही वजह है कि देखिए, हम जो इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार है ना, हर कोई चाह रहा है कि वो इसमें पार्टिसिपेट भी करे और भरपूर मुकाबला भी करे। तो वैसे हालात उसके लिए नहीं होंगे कि जैसे कौमी असम्बली में 14 सीटें, सूबाई असम्बली में वो 24 सीटें लेकर एक लहर आई और वो लेके चली गई, बहुत ज़्यादा कुछ एक सपोर्ट भी रही है उसको, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। कोई बड़ा अनयूजुअल नाम आपने देखा? जब देखा था चाहत खान साहब ने भी अपने
अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए थे। कोई ऐसा बहुत ही अनयूजुअल नाम जो कि सिंध से हमारे सामने अभी तो देखिए बहुत ज्यादा रिवायती आए यहाँ पर। बिलावल का एक हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वो यहाँ से नहीं कराएंगे और वो उम्मीद वैसी हुई। उन्होंने चांस नहीं लिया। हालांकि लियारी में आप देखें जो बलदियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने उस टाउन में, लियारी टाउन में क्लीन स्वीप किया है। क्लीन स्वीप जिस टाउन में कर रहे हो वहां तो आप 100% आपको कॉन्फिडेंस होता है कि जब आप बलदियाती इंतखाबात में 100% क्लीन स्वीप करें तो आम इंतखाबात में तो उससे ज्यादा आपको एतमाद होता है कि आप उससे ज्यादा मुतहरिक होते हैं। लेकिन उन्होंने कोई चांस नहीं लिया। मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पर, चूंकि इंटरेस्टिंग होती है ना, एक चीज यहाँ पर, एक सूबाई असेंबली की एक सीट है 127, गुलबहार, नाजाबाद, लियाकताबाद, रिवायती तौर पर एमकेएम की सीट यहाँ पर है और यहाँ से खालिद महमूद सिद्दीकी भी कौमी असेंबली की सीट पर है। वो जो उसकी जो एक सीट है पीएस 127 है, यानी 249 सेफ सीट वो समझ रहे हैं वहाँ से। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे कम उम्मीदवार यहाँ पर जो है ना वो उस पर मुकाबला करने के लिए उतरे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 30 जो उम्मीदवार है पीएस 127 उस पर 30 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हालांकि जो एक सूबाई असेंबली की सीट होती है उस पर ज्यादा उम्मीदवार देख रहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो 30 उम्मीदवार हैं और यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है वो 2,44,000 से भी ज्यादा है। ये इतनी बड़ी सूबाई असेंबली की नशिस्त है। और नाजाबाद, गुलबहार, रिजविया, सुपर मार्केट, ये इलाका और लेकिन ये मजबूत एमकेएम का है तो यहाँ पर तकरीबन 30 उम्मीदवार है। इससे एक दिलचस्प जो सीट है वो है पीएस 97। अच्छा, 70 उम्मीदवार यहाँ लड़ रहे हैं और सूबाई असेंबली की नशिस्त है। अच्छा, और ये कहाँ का जी? ये है जिला शर्की में है। ये एहसानाबाद का इलाका है। न्यू सब्जी मंडी है, स्कीम 33 है, अयूब गोड है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। 54,000 से ज्यादा यहाँ वोटर है। एक यूनियन काउंसिल में कराची में 70,000 90,000 वोटर होते हैं। ये सूबाई असेंबली की वो नशिस्त है जहाँ पे 54,000 वोटर्स हैं। तो जो 70 उम्मीदवार हैं वो इस उम्मीद पर है कि हमें सिर्फ 54,000 वोटर को कन्विंस करना है और उसकी वजह से ये सीट वो निकल सकती है। छोटी आबादी कर लेंगे, छोटी आबादी ये कर लेंगे। इतना एक यूनियन काउंसिल की जो सीट होती है उसमें हम देखते हैं 70,000 से भी ज्यादा वोट थे कराची में। तो ये एक दिलचस्प एक सीट थी। तो मैंने कहा इसका भी हम जिक्र करें कि ये अब यहाँ कौन उम्मीदवार मुंतखब होता है तो ये भी हम 8 फरवरी को देखेंगे क्या सूरत बनती है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग सीट है। सबसे ज्यादा सूबाई असेंबली की ये सीट है जिसपे कागजात जमा हुए। तो आपको लग रहा है कि अभी इस हवाले से भी तैयारी शुरू कर दी गई कि हमने प्रॉपर प्रोटेक्शन देनी है, खातिर खास सिक्योरिटी के इक़दाम करें? देखिए, सिक्योरिटी इक़दाम के लिए नफरी की तैयारी भी हम बात करें कि उसके लिए पुलिस तैयार है, रेंजर्स की नफरी भी है। और हम देख रहे थे कि जो 1000 से भी शायद जायद हैं जो पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास होंगे। सिंध में उनकी तादाद बन रही है 4,430। तो ये फैसला किया गया है कि इन पर कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि वो उनकी मॉनिटरिंग का भी इंतजाम हो कि अगर कोई धांधली वाला मामला हो, अगर बदनज़मी वाला मामला हो तो फौरी तौर पर जो कोई रिस्पांस फोर्स के तौर पर पुलिस है, रेंजर है, वो पहुंचे और उस बदनज़मी को कंट्रोल करे। तो 4,430 पोलिंग स्टेशन पर आप सोचें जो इंतहाई एहसास करार दिए गए, सिर्फ कैमरे लगाए जा रहे हैं। बाकी सिक्योरिटी तो छोड़ दें, जो बाहर होगी और वो जो पूरे सूबे में हम बात कर सकते हैं कि वो होगी। लेकिन ये एक अच्छा इक़दाम होगा अगर इस पर लग जाते हैं 4,430 पोलिंग स्टेशंस पर और उनकी मॉनिटरिंग भी अच्छी हो जाती है और उस पर बर वक्त पुलिस का एक्शन। अगर देखें बदनज़मी होगी, बदनज़मी तो होगी, लेकिन अच्छी बात है कैसे भाई, वो अच्छी बात है कि जी हमने वो तरक्याती काम जो नहीं देखे सालों साल अब वो शुरू हो गए एकदम से। अब उसका टारगेट भी कम रह गया। आप चाहे लाहौर चले जाएं, आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में चले जाएं, आप देखेंगे ऐसे जिले हुकूमत जो है ना वो काम करा रही है। मतलब देखिए मज़ा आ रहा है। हमारा काम तो इससे हो जाएगा लेकिन ये देखते हैं जीतेगा तो कौन जीतेगा। लेकिन थोड़े बहुत हमें मज़े आ रहे हैं जब हम देख रहे हैं ना हमारे लिए काम हो रहा है, सड़कें खुद रही हैं, बन रही हैं। वो काम जो पहले हो जाने चाहिए थे, इंतजार किया कि नहीं इलेक्शन से 1 महीना पहले हमने वो काम करने। तो देखते हैं जी वो काम कैसे होते हैं। बहुत शुक्रिया जी आसम खान साहब हमारे ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी मज़ेदार उनसे गुफ्तगू की कि सियासी सितारे जो हैं वो क्या बता रहे हैं। और क्योंकि ये तो ग्राउंड पे मौजूद है और ये देखने की ग्राउंड पे एग्जैक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या सिचुएशन है और फिर उनको देखते हुए हम भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे गुफ्तगू में कि साल उनका कैसा गुजरेगा और इलेक्शन कैसे गुजरेंगे। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, आप लोग कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुबह के समय में खवातीन के वाले से बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे खवातीन के फैशन के वाले से बात भी करनी है और मेकअप ट्रेंड्स। भाई खवातीन क्या, छोटी छोटी बच्चियां आजकल मेकअप के बारे में इतनी पर्टिकुलर हैं। और बच्चियां क्या, मैं तो अब लड़कों को भी देखती हूँ कि लड़के भी जरा देखते हैं कि उनकी आईब्रोज अच्छी सेट हुई हों और जहाँ जहाँ कॉन्टोर करना होता है ना, मैं
मजाक नहीं करी, कसम से ही कह रही हूँ। मैंने शादियों पे अब लड़कों को देखा है, मतलब दुल्हे ने तो चलो मेकअप किया होता है, लेकिन उसके अलावा भी मैं लड़कों को देखती हूँ कि उन्होंने प्रॉपर कॉन्टूर किया होता है और अपनी प्रॉपर जो है वो लाइन सारा बनाई होती है। मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगती, अच्छी बात है भाई। कहाँ लिखा हुआ है कि मेकअप सिर्फ खवातीन ही करेंगी, लड़कों का भी खूबसूरत लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेकअप में क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है, इस हवाले से हम बात करेंगे। कौन सा स्टाइल अपनाना है, कौन सा लाइनर इन है, कौन सी लिपस्टिक आउट है, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो की जा सकती। बालों का कलर भी कौन सा भी आपने कराना है, क्योंकि आपको पता ना ज़रा कलर भी चेंज होते रहते हैं। तो इसी वाले से बात करेंगे। मारूफ हमारे साथ स्टाइलिश और मेकअप आर्टिस्ट बीनिश परवेज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यारी लग रही है आज। थैंक यू सो मच। और बीनिश को माशाल्लाह से, क्योंकि इतनी करेक्शन, वो इतनी परफेक्ट है ना, तो उनकी परफेक्शन की आदत है। आते साथ में मुझे बैठ के कहा क्या तूने चीना किया है आंखों के नीचे, नेचुरल कलर लगाओ ब्राउन, तो मैंने फौरन ठीक किया। देखो ना आप कितनी मजे की आ रही हैं। हाँ, पर जरा कम चीनी लग रही हूँ वैसे मैं। अच्छा बीनिश, मुझे बताएं क्या ट्रेंड्स ऐसे हैं जो 2024 में फॉलो किए जाएंगे? अगेन फ्लॉलेस स्किन तो है ही है, लेकिन वो जो एक ग्लास स्किन का जो ट्रेंड था वो 2024 में नहीं होगा। यस, जिसकी वजह से लोग बड़े कोरियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते थे। हाँ, कोरियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते थे और वो 10,000 किस्म के स्किन प्रेप होगा अभी भी। बट देखें पूरा जो 2023 है ना वो स्किन प्रेप की एक्सपेरिमेंटेशंस में निकल गया है। तो अब 2024 में लोगों को पता होगा कि अच्छा दीज टू प्रोडक्ट्स आर मोर देन इनफ। सो वो जो ओवर ग्लास स्किन लुक है that's going to be a little bit आप उसको टोन डाउन कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फ्लॉलेस स्किन कॉन्सेप्ट बाहर चला जाएगा बिल्कुल, बट थोड़ा सा उसको कम कर दें आप, थोड़ा सा माइल्ड कर दें। और जैसे 2023 was all about बार्बी पिंक्स एंड एवरीथिंग, यू नो, बार्बी ट्रेंड्स भी निकले थे। बिल्कुल। और हुदा का भी आपने देखा था एक वाटरमेलन मेकअप, और हेली बेबर ने भी एक फुल ब्लश और स्ट्रॉबेरी type. So it was all about pink in 2023 and 2024 will be more about bronze, browns, terracottas, इस तरह के टोन्स जो हैं वो ज्यादा मेकअप में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो पिंक का थोड़ा इस्तेमाल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके ब्राउन में चला जाएगा मेकअप ट्रेंड्स के हिसाब से। लाइनर में क्या चीज जो है वो ट्रेंड वो रहेगी? पतले वो जो अजीबोगरीब ट्रेंड्स निकले थे ना लाइनर्स के, यहाँ से लाइनर तो वहाँ से लाइनर तो फिर वाइट लाइनर तो पीछे पे गिरा, हाँ, नियॉन लाइनर, वो सब आउट हो जाएगा। अब जो है वो ब्लेंडेड जो स्मज लुक्स और इस तरह की चीजें। और अगर ब्राउन बिल्कुल लाइट सामने बैठी हो ना तो मुझे फिर थोड़ा नजारा, उन्होंने टॉपिक मुझे बता दिया था तो मैंने कहा 2024 के हिसाब से थोड़ा बहुत मेकअप करके जाया जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर लाइनर का ट्रेंड होगा भी तो वो जो हाफ वे पतले निकल रहे हैं ना आजकल एजेस से, हाँ, बस आप हल्का सा विंग निकाल लें। और वो मेकअप है जो वापस आ रहा है, मुझे मेरी अम्मी की जवानी की पिक्चर्स में देख रही थी, एक हाथ के वो यहाँ से अम्मी का वो तो 80 से भी ऐसी कि वो यूं लाइनर यूं निकला हुआ है और उसके बाद नीचे का इधर से लाइन लगी हुई है। तो नीचे वाली लाइन तो नहीं लिखी हुई ना, ऊपर वाला जो लाइनर है इधर से पतले वाले विंग लाइनर और हाफ वे वाले लाइनर्स बहुत ज्यादा इन होंगे। कि क्या ये सही बात है कि अगर मैं 14-15 साल की बच्चियां भी अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट रूटीन बता रही और बता रही कि जी मुझे ये मैं यूज इस्तेमाल करती हूँ, आप बहुत जल्दी एक्सपोज नहीं कर रहे अपनी स्किन? मुझे ऐसा लगता है कि टिल 16th आपको सनब्लॉक, मॉइस्चराइजर और एक अच्छी नाइट क्रीम, बस 3 चीजों का इस्तेमाल तो बच्चियों में होना बचपन से जरूरी है। 12-13 साल की उम्र से शुरू करवा दें आप। कौन सी टोन में जो है अगर हमने बाल डाई कराने तो हम कौन सी टोन में जाएं? देखिए, टोन आप कुछ भी रखें, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं होता। एज अ हेयर स्टाइलिस्ट एंड एज अ हेयर कलरिस्ट मुझे दुख तब होता है जब बालों को अब्यूज किया जाता है एक्स्ट्रा केमिकल के साथ। हाँ, मेरा दिल वहाँ जाके दुख रहा होता है। तो मुझे ये वाली अवेयरनेस जो है वो लोगों में क्रिएट करनी है थ्रू योर प्लेटफॉर्म। इट्स अ गुड थिंग कि लोग केमिकल जो है इस्तेमाल करें तो प्लीज़ देखभाल के इस्तेमाल करें। नंबर 1, अपना स्टाइलिस्ट चूज़ करें, मेक श्योर करें कि उसने हेयर और केमिकल दोनों की स्टडी की हुई हो, उसके पास कोई अच्छी डिग्री हो। क्योंकि ये जो गली के नुक्कड़ पे चले जाके आप बाल कलर करा लेते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया कि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं? आपके स्कैल्प की स्किन इतनी नाजुक होती है, खुदा ना खास्ता कोई कैंसेरियस प्रोडक्ट लग जाए, खुदा ना खास्ता कोई बहुत सिवियर हेयर फॉल होना शुरू हो जाए। तो इन सब चीज़ों का खुदारा ख्याल रखें। बाकी आपकी मर्जी है, लाल करें, पीले करें, टीले करें, उससे कोई मसला नहीं है, उससे कोई मसला नहीं, सब कलर चल जाएंगे अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके केयरफुली से कैरी करें। अच्छा, कट्स पे मुझे बताएं कि अगर बालों के कट पे चाहे तो कौन से कट्स जो हैं वो इन हैं?
बैंग्स बहुत ज़्यादा इन हैं और अब लोग दोबारा से बैंग्स और लेयर्स की तरफ आ रहे हैं। स्ट्रेट पोकर हेयर बीच में चल रहे थे, आपने देखा होगा, स्ट्रेट बॉब, स्ट्रेट शोल्डर, रेट्रो लेंथ के बाल, बॉब्स बहुत इन थे, ठीक है। अब स्ट्रेट बॉब्स आउट होंगे, लेयर्ड बॉब्स आएंगे, शैगी आना शुरू हो जाएगा, लॉट्स ऑफ लेयर्स विद फ्लफी। अब बिल्कुल डेड स्ट्रेट वाला बाल जो है उसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा। कर्ल्स, हर किस्म के कर्ल्स इन हो जाएंगे, वेव्स इन हो जाएंगे, पर्म्ड लुक बहुत दोबारा जल्दी वापस आ रहा है। कपड़ों में अगर हम बात करें तो कपड़ों में क्या चीज़, कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा आपको इन रहेगा? अगर मैं विंटर्स की बात करूँ, फिर आगे समर में भी, और कट जो है वो कैसा जो है वो अच्छा रहेगा? कट्स के मामले में मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली विथ जितने भी इयर्स गुजरते जा रहे हैं, बीच में एक एरा था जिसमें आपको जीरो साइज, फिर आवर ग्लास बॉडी, फिर ये तो जी ये अब माशाल्लाह हमारी औरतें अपनी स्किन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होना शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छी बात। और अब सारे ब्रांड्स भी जो है वो बहुत डिफरेंट साइजेस के मॉडल्स को लेके कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जो एक परफेक्ट बॉडी, जो एक व्हाट डू यू कॉल, एक ब्यूटी को एक बॉक्स में डाल दिया गया था स्टैंडर्ड बना के, वो खत्म हो गया है। और अब एक आम औरत भी सांस ले सकती है, डिफरेंट किस्म के कट्स पहन सकती है और अपनी चाहे उसकी पीच बॉडी, जो भी जिस भी किस्म की बॉडी है, आप उसको कंफर्टेबली कैरी करें, अपने हिसाब से कपड़े पहने। तो अगेन कट्स का आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है 2024 में। ऑल्सो अब तो मेरे ख्याल से अब हम उस टाइम में है कि हम अब कुछ भी पहन लें, हम शलवार कमीज पहन लें वो भी इन है, हम लंबी कमीज पहन लें वो भी इन है, हम अगर शॉर्ट शर्ट के साथ, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैरी किस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो अब हम उस चीज़ में नहीं फंसे हुए जैसे पहले एक टाइम आते जी शॉर्ट शर्ट और जी खुली शलवार है, फिर उसके बाद लंबी कमीजें आगे पहनता हूँ और उसके बाद फिर शॉर्ट शर्ट। In 2024 are going to more acceptable with their body types and sustainable fashion की तरफ भी और जा रहे हैं, sustainable fashion की तरफ भी बहुत मूव कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बहुत ज़रूरी है भाई कि टाइम के साथ साथ आपने क्लाइमेट को भी कुछ अच्छा देना। ये क्लाइमेट चेंज जो दुनिया में लोग इसके वाले से अवेयरनेस के वाले से बात करें, देयर इज अ रीजन, क्योंकि फास्ट फैशन ने लिटरली हमारे आबो हवा की मत मार दी है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ बिनिश परवेज मौजूद थी। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नया साल आते ही कई लोगों का एक हदफ वजन कम करना होता है। मैं जितने भी लोगों से पूछूं, बशमूल मेरे, यानी कि मुझे इंक्लूड करते हुए भी, साल जब से शुरू होता है लोग पूछते हैं अच्छा आपका न्यू रेजोल्यूशन क्या है? तो उनका वेट कम, हेल्दियर होना चाहिए, वजन कम होना चाहिए, लेकिन वो मोटिवेशन समहाउ कहीं ना कहीं रास्ते में कहीं खो जाती है और फिर एग्जैक्टली वही बात हो जाती है कि आप खा रहे हैं और आप कहते हैं भाई अगले साल इंशाल्लाह 1 जनवरी से हमने शुरू कर देनी क्लीन ईटिंग। क्या इतनी मुश्किल होती है जनाब? ये क्लीन ईटिंग नहीं हो सकती। और अगर अपने वजन कम करना ही है तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? खाने पीने में क्या चीज़ आपको खानी है, क्या चीज़ छोड़ देनी है? ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने वजन कम करना है, आपको इनमें लाइफ स्टाइल बनाना है। कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है फॉर लाइफ विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। मतलब आप देखें ना, आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं। बस जो चीज़ सामने आ रही है वो बस अंदर मत फेंके ना, कचरा दाना थोड़ी है कि हर कचरे वाली चीज़ें आप खा लें। तो आपने इसको थोड़ा बहुत ख्याल रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कम खाते हैं लेकिन टाइमिंग्स हमारी बड़ी आउट होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं बिल्कुल भी नहीं खा रहे, भी हमारे तो कैलोरीज का इंटेक नहीं, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। क्यों? आप सो नहीं रहे। तो ऐसी क्या कुछ चीज़ें, हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं और क्या हमें चीज़ करनी है? और जब वेट लॉस के वाले से बात करते हैं तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें थ्रू आउट द ईयर जिसका ख्याल रखना है, उसी वाले से बात करेंगे। और हमने जो इसके हवाले से परफेक्ट बात करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ रमीज मौजूद है, आप रमीज को जानते भी हैं, और साथ में हमारे साथ रुमैसा मौजूद है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर। ये दोनों अपना ज़बरदस्त जिम भी चलाते हैं और एक पेशे दोनों ये बड़े गोल्ड मेडल्स भी जीत कर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू सुबका समा। मुझे बताएं, आई एम श्योर आप लोग के जिम में आप लोग सालों से देख रहे होंगे, लोग आते हैं जब साल शुरू होने वाला होता होगा कि वो बताते होंगे जी हमारा न्यू रेजोल्यूशन है कि हमें वजन कम करना है। जी बहुत इस तरह से तो बहुत लोग आते हैं, बल्कि ये तो सीजन चल रहा है शादियों का, तो उस हवाले से भी बहुत लोग आते हैं। दूल्हा बनने वाले सही कर दें या किसी ने दुल्हन बनना है, तो इस तरह बहुत क्लाइंट आते हैं। और अभी ज़्यादातर लोग हैं यही है कि यार अब जो न्यू ईयर आ रहा है इस पे तो मैंने फिट होना ही होना है और कुछ भी करके ना 40 किलो गिराना है, किसी ने 30 किलो गिराना है।
तो पहली बात तो ये कि सबसे पहले जब आपने वेट गिराना है, वेट लॉस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। अपने खाने के रूटीन, अपने सोने के रूटीन सही करने होंगे, हेल्दी ईटिंग करनी होगी। अब हेल्दी ईटिंग क्या है? हम सब परेशान होते हैं, हेल्दी ईटिंग क्या? हाँ, हेल्दी ईटिंग देखें वो है कि जिसके अंदर हम अपने BMI के हिसाब से अपने वेट को कैलकुलेट करके अपना BMI निकाल कर उस वेट के हिसाब से जो है हम अपना डाइट प्लान बनाएं, अपनी कैलोरीज को काउंट करके खाना खाएं। अब हर बंदा कैलोरीज काउंट नहीं कर सकता, तो वो अपनी डाइट को कुछ कार्ब्स, गुड कार्ब्स, प्रोटीन्स और गुड फैट्स पे ले आए। जब वो इन चीज़ों पे ले आएगा और इसकी मिकदार बराबर लेना शुरू कर देगा और पोर्शंस में लेना शुरू कर देगा, तो खुद ब खुद उसकी बगैर जिम जाए उसका वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे आपने पोर्शन की बात की ना, पोर्शन में होता है कि आपने अपना दिल मारना है। जी बिल्कुल, दिल मारने वाली बात होती है। अच्छा, मुझे बताएं, जिससे उन्होंने बात की, जो खवातीन आती हैं स्पेसिफिकली, आई एम श्योर कि आपके पास अक्टूबर और नवंबर में तो ज्यादा खवातीन आती होंगी कि भाई आगे दिसंबर में शादी आ रही है, ये मेरा जोड़ा था, मुझे इस जोड़े में फिट आना है। हाँ, तो क्या ये मुमकिन हो पाता है? और इतने कम टाइम स्पैन में अगर वजन कम करना चाहे तो हो जाता है? कि हम बंदे को डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी करना चाह रहा है। लड़कियों का यही होता है कि हमारा 15 किलो 10 किलो एक महीने में हो जाए, जो कि अनहेल्दी भी है, लेकिन ये कि उनको करना शादी है तो फिर हम थोड़ा स्ट्रिक्ट लेके जाते हैं, लेकिन हम ये भी गाइड करते हैं कि देखें इससे आपको बाद में वीकनेस होगा और फौरन ही वेट बाउंस बैक भी करेगा। तो पहले आती 8-6 महीने पहले कहाँ थी, तो ये है कि इस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज उनको दे रहे होते हैं, उनका वर्कआउट ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी फास्ट कर देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा रमीज, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जब आपके पास कोई आता है और आप उसको फिर क्या बताते हैं कि जी आपने क्या क्या चीज़ें, नाश्ता कैसे करना है, दोपहर का खाना कैसे करना है, रात में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? देखिए, मेरे पास जब कोई ऐसा क्लाइंट आता है ना जो मुझे लगता है कि ये नहीं कर सकेगा और सिर्फ बातें कर रहा है, 10-15 दिन बाद या महीने के बाद ये हिम्मत खत्म हो जाएगी, तो उसको मोटिवेट करने के लिए मैं एकदम उसको जो है ना हैवी डाइट प्लान नहीं देता ना, हैवी वर्कआउट कराता हूँ। मैं इतना वर्कआउट उसको कराता हूँ कि उसकी बॉडी का पेन निकल जाए, चंद बेसिक्स चीज़ें उसको कराने शुरू करता हूँ और उसको मोटिवेट इस तरह करता हूँ कि देखें, आपने कोई भी काम करना है ना, उसमें कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। मैंने उनको उन्हीं के जिम, मतलब उन्हीं के जो बिजनेस से, उन्हीं की जॉब से उनको एग्जाम्पल निकाल के दे दी कि आप आज इतने अर्निंग कर रहे हैं, इस पोस्ट पे बैठे, तो क्यों बैठे हैं? आपने स्ट्रगल किया, कंसिस्टेंसी दिखाई, सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो फिर इस तरह वो थोड़े से मोटिवेट होते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं उनको स्लो डाइट प्लान, मतलब उनका चेंज करता हूँ। उनकी डाइट में फ्रूट्स खोल के रखता हूँ, नट्स खोल के रखता हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और कार्बोहाइड्रेट्स भी बर्न नहीं करता फौरन से। तो उससे क्या होता है, उनको वीकनेस नहीं होती, और एकदम से उनका दिल इतना उचाट भी नहीं होता, वरना लोग पहले घबरा जाते हैं। अगर मैं रमीज आपसे कहूँ, आप मुझे 5 ऐसी एक्सरसाइज मुझे यहाँ से बता दें जो कि ईजी भी हो और घर बैठी खवातीन भी कर सकती हैं, वो जो जिम ना जा सकती हूँ, तो वो कौन सी 5 एक्सरसाइज हैं और इनको हम अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो हम कामयाब हैं? बिल्कुल, इसके अंदर हम स्क्वाट्स करें, मैनुअल स्क्वाट्स करें, बेहतरीन है, ठीक है, दोनों के लिए, मर्द और खवातीन दोनों के लिए। उसके बाद जो है फिर आप मतलब अपना क्रंचेस करें, एब्डोमिनल के लिए, और लेग रेजेस करें, और जो है उसके साथ आप साइड किक्स करें, बर्पीज करें और लंजेस करें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं। देखें, मैंने 2 चीजें इसलिए लोअर पार्ट की क्योंकि लोअर पार्ट आपका बहुत बड़ा पार्ट है जी, बहुत बड़ा मसला है, इसको आपने ज्यादा ही करना होता है। जब तक ज्यादा ट्रेन नहीं करेंगे, इसकी चीजें ज्यादा नहीं करेंगे, अगर ये पुशअप्स और ये सारी चीजें आपके रूटीन में आ जाए ना, 5-6 चीजें, तो लिटरली आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर पे ये चीजें कर रहे हैं और रात में आके खाने के बाद वॉक पे निकल जाएं, अपनी वाइफ के साथ निकल जाएं, मदर के साथ निकल जाएं, घर पे फोन रख के जाएं, वॉक कर दें, फोन रख के जाएं, घर की बातें घर पे रख के जाएं। आपने जस्ट वॉक करनी है, बल्कि सबसे अच्छा तरीका है हेडफोन लगाएं, जो आपको पसंद है वो सुने। उसमें भी होती है घर में, उस पे भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, जो जिनके पास जिम नहीं जा सकते। वीडियोस देखें आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जब आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं ना, वेट लॉस किसने कितना किया, ऐसे हुआ, तो वो अपनी स्टोरीज बता रहे होते हैं, तो उससे आप बड़े मोटिवेट होंगे। तो ये जो 45 डेज जो चैलेंज वगैरह होते हैं, तो क्या ये जो सबके मिल मिला के होते हैं, तो सबके हैं? देखें, वो 45 डेज मैं आपको बताता हूँ उसकी असलियत क्या है। 45 डेज चैलेंज जो है, ये लोगों को स्कैम है, बहुत बड़ा एक स्कैम है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है। आप ये देखें,
45 डेज हो रहा है और उसके सेशन के अंदर तमाम एज ग्रुप के लोग एक ही साथ खड़े हुए हैं। अब किसी की एज क्या है, किसी की एज क्या है, किसी की बोन्स की इंटेंसिटी क्या है, किसी की स्ट्रेंथ क्या है, किसी की इंड्योरेंस क्या है, आप सबको एक ही वर्कआउट भी करा रहे हैं और एक ही डाइट प्लान भी दे रहे हैं और साथ में डिटॉक्स वाटर भी दे रहे हैं। होता क्या है मैं बताऊं, लोगों का वेट जो उसमें गिरता है वो वाटर वेट गिरता है। बॉडी में 70% जो है वो वाटर वेट है, तो वो वाटर वेट को कंट्रोल कराते हैं उनके और फिर वो रिजल्ट दे देते हैं। लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई हमने तो वेट लॉस कर लिया, लेकिन जब उनका वाटर वेट वापस आता है तो बोलते हैं ये क्या यार, मेरा तो वेट दोबारा बढ़ गया, छोड़ दे। और फिर इंजरीज, मेरे पास 45 डेज से 3 बंदे आ चुके हैं पैरालाइज हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो मेरे पास जिम में फर्स्ट फ्लोर था, वो बेचारे बैसाखियों पे चल के बड़ी मुश्किलों से ऊपर आते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको अल्लाह ने उनको इस काबिल कर दिया कि वो अब अपने पाँव से चलकर आते हैं और पाँव से चलकर जाते हैं। तो हम तो हेल्दी वही है कि आप जो है वो अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट लें और वर्कआउट जो है वो 3 to 4 डेज करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग उसमें जरूर ऐड करें। डिटॉक्स वाटर और ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत नहीं चलती। नहीं, देखें डिटॉक्स वाटर और ये सब चीजें ये वक्ती हैं, इनका वक्ती फायदा है, इससे कोई मतलब आप ये समझ लें, लोग समझते हैं मैं गर्म पानी में शहद डाल के रोज पीऊंगा, अदरक डाल के तो मेरा वेट गिर जाएगा। शहद खत्म हो गया। नींबू भी साथ हमारी टीम में एक है, वो पी रही होती है तो वो हमें बता रही होती है। खैर चले, थैंक यू सो मच। रमीज हमारे साथ मौजूद थे, रमेश हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको अपना वजन कम करना है, मैं अपने आप को भी कह लूँ ध्यान रखिए, अगर तुम्हें वजन कम करना है तो 2024 इज द अल्टीमेट ईयर फॉर यू। और ये बस आने वाले कुछ महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जान है तो जहान है भाई, और चीज़ें इससे आगे मैं बढ़ के क्या कहूँ। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, आप लोग कहीं हो जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में बेरोजगारी आसमान को छू रही है। जो आदाद-ओ-शुमार उसके मुताबिक तो मुल्क में 50 लाख से ज़्यादा अफराद बेरोजगार है। मुझे लगता है ये 50 लाख का जो नंबर है ये बहुत कम है, और जो असल में तादाद होगी वो इससे कहीं ज़्यादा होगी। रवायती शोबों की अगर हम बात करें जैसे मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग, इसमें तो मौके बहुत ज़्यादा महदूद होते हैं, लेकिन ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोज़गार के लामहदूद मौके दस्तयाब हैं। मैं बात करूँ डिजिटल वर्ल्ड की, पाकिस्तान में भी सैकड़ों निजी और सरकारी इदारे मुख्तलिफ किस्म के डिजिटल कोर्सेज कराते हैं, जिसके जरिए नौजवान ऑनलाइन काम करके अच्छे पैसे कमा लेते हैं। हम देख रहे हैं कि अब तो यूट्यूबर्स भी जो हैं वो कितना एम्पावर करें बहुत सारे गांव देहात में ख़वातीन को भी, और वो वहाँ की लाइफ से दिखाते हुए और अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको लगता है कि वो एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर कर सकें, वो उससे बना रही हैं। कंटेंट में काम हो रहा है, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कि दस्तयाब हैं। लोग अक्सर एसेज भी लिख के जो है उससे भी पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, अगर इस सिलसिले में नौजवानों की रहनुमाई के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मारूफ सॉफ्टवेयर हाउस लॉजिक्स डिजिटल के बानी और पार्टनर सैयद अली नकवी साहब को। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो नकवी साहब आपके पास क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी मौजूद हैं कि हमारे सोशल मीडिया पे जो हमारी नौजवान जो यूथ है जो कि आजकल बेरोजगारी के वाले से बहुत शिकायत करती है, उसका इंटरेस्ट जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। इनकी इंगेजमेंट अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म्स के हवाले से देखें तो कहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र आती है? अच्छा देखें, दुनिया एक अलग सिमत में जा रही है और पाकिस्तान का जो यूथ है वो एक अलग सिमत में जा रहा है। दुनिया अपने आप को इक्विप्ड कर रही है, एजुकेट कर रही है थ्रू सोशल मीडियम्स। इसमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं, जिनमें फेसबुक दुनिया में लीड करता है, और इसमें 4.9 बिलियन लोग हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेसबुक को यूज़ करते हैं। प्रिडिक्ट ये किया जा रहा है कि टिल 2027 ये तादाद बढ़ के 5.85 बिलियन लोग हो जाएंगे जो फेसबुक को यूज़ कर रहे होंगे। एक वक्त में लोग यूज़ करते हैं 5 से 6 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स। पाकिस्तान में हो ये रहा है कि हमारी यूथ ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है जिसका वॉचिंग स्पैन बहुत कम है। मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक की। ओ, जिससे आपका जो फोकस है उसको भी जरा शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, डेफिनेटली अटेंशन। हाँ, लोग सोशल मीडिया को दुनिया भर में यूज़ कर रहे हैं टूल सीखने के लिए, लिखने के लिए, इक्विप्ड करने के लिए, एजुकेट होने के लिए, इन्फॉर्म होने के लिए। हमारे यहाँ सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली यूज़ किया जा रहा है जस्ट टू गेट इंटरटेनमेंट, और वो इंटरटेनमेंट भी हेल्थ ही नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल सही। वो इंटरटेनमेंट कुछ इस तौर की है कि शायद वालिदैन भी अगर वो देख लें कंटेंट तो किसी को इजाज़त ना दें कि आप ये कंटेंट अपने पास इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस हमारे पास किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है कि किस उम्र का बच्चा पहली दफ़ा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। लोग फेक आईडी बनाते हैं, 13 साल से पहले ही उसके ऊपर यूज़ करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज़ मेकिंग प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि काम अच्छा नहीं हो रहा। जैसे टिकटॉक पर ही एक GFX मेंटोर करके पेज है जो आपको स्किल्स सिखाता है वेरियस ग्राफिक्स की एंड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने की। बट उसके आप यूजर्स देखें, उसकी आप हिट्स देखें और एक ऐसे कंटेंट के हिट देखें जो शायद आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख वो मिलियन में होंगे, आई एम श्योर। वो मिलियंस में होते हैं। इवन ये कि लोग टिकटॉक लाइव पे जाकर या ऐसे बिंगो या इस तरह की वेबसाइट्स पे लाइव जाकर वो काम कर रहे हैं जिनको हम अच्छी उर्दू में मुगल्लिजात से बेहतर कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओह, आई एब्सोल्युटली गॉट यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दुनिया हमें चाहती ये है कि हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपने आप को, देखिए दुनिया में 70-80% यूथ किसी के पास नहीं है। हमारी आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा यूथ पे मुश्तमिल है और हम यूथ को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे डिजिटल की तरफ से। हम लोग अगर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को बेटर यूज करें या जो 2024 में होने जा रहा है उसकी तरफ तवज्जो दें तो शायद हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें सोशल मीडिया का। फॉर इंस्टेंस, अभी हम ऐसे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जो सेंट्रलाइज्ड हैं। सेंट्रलाइज से मुराद ये है कि कोई एक पॉइंट है जहां से पूरा सोशल मीडिया रन किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है, चलाया जा रहा है। दुनिया जा रही है डिसेंट्रलाइज की तरफ। जैसे एक सॉफ्टवेयर का नाम या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड में आप अपना सर्वर क्रिएट करते हैं और आप वहां से अपने फ्रेंड्स या सर्कल को इनवाइट करते हैं और अपनी बताई हुई चीजों पर ही, अपने इंटरेस्ट पर ही लोगों को यकजा करते हैं। अच्छा। और उसकी मार्केटिंग या उसका फैलाव भी इसी तरह होता है कि लाइक माइंडेड लोगों को ही उसके इनवाइट्स जा सकते हैं। दुनिया डिसेंट्रलाइज की तरफ चली गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा यूथ काम कर रहा है ऐसे चैनल्स पे जिनसे एजुकेट नहीं हो, एजुकेशन मिल नहीं रही, फायदा उनको कुछ हो नहीं रहा। तो मुझे ये बताएं कि फिर कैसे जो यूथ बार शिकायत करें कि जी हमारे पास कोई ऐसे मौके मौजूद नहीं है कि जिससे हम अपने रोजगार कमा सकें, तो ऐसी कौन सी, अगर डिजिटल मीडिया में बात करें तो वो कहाँ पे जाके अर्न कर सकते हैं और स्पेसिफिकली खवातीन जो हमें देख रही हैं उनके लिए क्या कुछ मौके मौजूद हैं? अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के सबब से बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने सिर्फ गांव की कुकिंग, कच्चे चूल्हे, वो कच्ची देग और वो अल्फाज अपनाकर जो शायद कॉमन मैन की लैंग्वेज है, इस वक्त उसको गूगल कंटेंट क्रिएटर बुलाता है अपने पास कि भाई यू आर द बिगेस्ट क्रिएटर फ्रॉम दिस रीजन, कम एंड एजुकेट अस, हाउ डिड यू डू दैट? वाह, हाँ। तो दिस इज द पार्ट कि आप अपने जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ कंटेंट दैट कैन एजुकेट अदर पर्संस। देखिए, चलेगा वही जो या तो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या किसी को एजुकेट करेगा। सही। अनफॉर्चुनेटली यूथ इन दोनों पे काम नहीं कर रहे। मैं देख रही हूँ आजकल लोग, ठीक है, वीलॉगर्स को देख रहे होते हैं, वीलॉगर्स अपनी जिंदगी के बारे में चीजें बता रहे हैं और लोग बस वो देख रहे हैं और उससे आपको मिल कुछ नहीं रहा। हाँ, पर आप ये जरूर करें कि हाँ भाई देखो, उन्होंने वीलॉग्स बना के कहाँ पहुंच गए हैं, बस ये। बाकी आप सीख नहीं रहे कि आपने, ठीक है, आपने खुद कैसे बिस्मिल्लाह करनी है, शुरू करना है अपने काम। एक आपके ही की तरह एक सेलिब्रिटी का जुमला मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि शायद अफराद अपनी फैमिली सेल करके और नंबर्स गेन कर रहे हैं। बात की, हाँ। राइट। तो बेहतर ये है कि आप या तो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या जो आपने अब तक लर्न किया है वो और लोगों को बयान करें। प्लस ये कि आप देखें, हम कहीं भी दुनिया से में बाहर ट्रैवल करते हैं तो आप देखेंगे बसेस में, एवरीवेयर पीपल रीड बुक्स। जी। हमारे यहाँ वो रुझान नहीं है। आप इस रुझान को डिजिटल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हजारों ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको डिजिटली बुक्स मिल जाएंगी, यू कैन ऑलवेज रीड देम। अब उन तक रसाई, ये काम है यूथ का ही कि वो उनको ढूंढे। हाँ, कि एग्जैक्टली कि उनको अपना जो है ना वो किबला वो यहाँ पे दुरुस्त करने की शदीद ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब जो खवातीन हैं वो कहाँ जाके, ठीक है मैं यूट्यूब भी अगर छोड़ूं तो वो ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर जाके वो इन्वेस्ट कर सकती हैं, कहाँ से जाके वो कुछ कमा सकती हैं? देखिए, बहुत सारी
ई कॉमर्स मार्केट्स हैं जहां पर आपको ऐसे मौके मिलते हैं कि आप किसी और जगह पड़ी हुई कमोडिटी को पिक करें, अपने पास मार्केट करें और उसको दुनिया भर को सेल कर दें। मैं इसमें एक मिसाल दे देता हूं अमेज़न की। अमेज़न इज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। उसके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई। आपने या खवातीन ने जिस स्किल को सीखना है वो ये सीखना है कि कौन सी प्रोडक्ट किस रीजन में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सही। ये स्किल सीख कर आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। सही। सिर्फ पाकिस्तान आपका होराइजन नहीं होगा, दुनिया आपका होराइजन है और लोग इससे मिलियंस अर्न कर रहे हैं। सेकेंडली, हमारे यहाँ लिखने का स्किल्स खवातीन में ज्यादा है। अगर आप देखें तो जो सेक्रेटेरियल जॉब्स होती हैं या जो रिसर्च जॉब होती हैं वो ज्यादातर खवातीन को असाइन की जाती है। जी जी। यही पेपर आप ऑनलाइन रिसर्च वेबसाइट्स पे या ऐसी वेबसाइट्स पे जिनको कंटेंट की नीड होती है, आप कंटेंट क्रिएटर बनके ऐसी वेबसाइट्स पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं। यू जस्ट नीड टू गो सर्च एंड अर्न फॉर योरसेल्फ। सही। मैं ऐसी खवातीन को जानता हूं जिन्होंने बहुत नामसाइद हालात में इन चीजों को तलाश किया, थ्रू सोशल मीडिया ही तलाश किया, एंड नाउ दे हैव अर्निंग बेटर देन देयर बेटर हाफ्स बिकॉज ऑफ जस्ट व्हाट दे हैव इन देयर होराइजन, बिकॉज नाउ द होराइजन इज होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट दिस रीजन। बिल्कुल। तो क्योंकि वो जो एक इंटरनेट की फैसिलिटी ने 4G ने जो हमारी पूरी दुनिया को बिल्कुल हमारे सामने ला के रख दिया, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका एक्सेस सिर्फ पाकिस्तान में या आपके मोहल्ले में रहने वाले लोगों तक है, पाकिस्तान से भी आपका जो एक्सेस है वो बाहर निकल गया, वजह से कि द एंटायर वर्ल्ड इज होराइजन। थैंक यू सो मच जी। अली नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और देखिए हमें बहुत ये आगे जो टाइम है ना, ये आगे IT का ही टाइम है, ये IT का टाइम हमने पीछे देखा है और आगे भी हम इसी टाइम को देखेंगे। तो हमने भी खुद को उसी चीज़ में ढालना है, बजाय ये कि हम कोशिश करें कि जी नहीं जी हम अगेंस्ट द विंड भागे। ठीक है, आइडिया हो तो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि पूरी दुनिया किस सेक्टर में जाके एक्सेल कर रही है ताकि आप भी वहीं पे जाके अपने लिए काम कर सकें। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल के इब्तिदाई 3 महीनों में किसी उर्दू फिल्म की नुमाइश नहीं हुई। कितनी बुरी बात है हमारे सिनेमा के लिए। अप्रैल में ईद उल फितर के मौके पर बैक वक्त 4 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़ हुई। बॉक्स ऑफिस का मैदान जो है मनी बैक गारंटी ने मारा था, लेकिन फिर भी बड़े नामों और कास्ट के बावजूद शायकीन को ये फिल्म कुछ खास मुतासर नहीं कर सकी थी। अप्रैल और मई में भी कोई नई उर्दू फिल्म रिलीज़ नहीं हुई और जून में फिर एक साथ 6 उर्दू फिल्में रिलीज़ हुई। बॉक्स ऑफिस का मैदान तेरी मेरी कहानियाँ के नाम रहा। बकिया 6 महीनों में जो उर्दू फिल्में पाकिस्तानी सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की गई, उनमें सरकटा इंसान, 13 और इन फ्लेम्स और 2.5 चाल गुंजल और चिक्कड़ शामिल थी। इन फ्लेम्स को मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फिल्मों मेलों में भी काफ़ी तवज्जो उसको मिली भी, और अब नया साल है, कौन कौन सी फिल्में रिलीज़ होंगी इस हवाले से बात कर लेते हैं। जो फिल्में आई पिछले साल उन्होंने इतना हैवी इम्पैक्ट नहीं छोड़ा लोगों पर, लोगों को याद भी नहीं है, लोगों के लिए वैसे गई भी नहीं। जैसे 2022 में अगर मौला जट आई थी तो लोग उसके लिए गए भी थे। लोग आज भी मौला जट को डिस्कस करें, मौला जट की स्क्रीनिंग काफ़ी ऐसे चली भी थी। ड्रामास कहाँ, लेकिन काफ़ी हैवी इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा है। इस हवाले से बात करेंगे। फिल्म क्रिटिक उमैर अलवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर, मुझे बताएं 2023 में आपको मजा आया, क्योंकि आपको तो फिल्में देखने का बहुत शौक है। मैंने मौला जट 2 दफ़ा देखी, इसलिए कि और कुछ देखने को था नहीं। कोई फिल्म इस काबिल नहीं थी कि 2 दफ़ा देखी जाए। और जो 1-2 थी वो ऐसे बुरे टाइम पे रिलीज़ की, जैसे जॉन एक आई थी फिल्म, वो रिलीज़ की मिशन इम्पॉसिबल के साथ, तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी। और फिर इसी तरह से जो वो थी गुंजल आई थी, वो 15 दिसंबर को रिलीज़ की उन्होंने, और 22 को एक्वामैन और चिक्कड़ आ गई। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब हमें बैठ के पता है कि ये गलत टाइम है, तो जिनके पैसे लगे उन्हें नहीं पता है। हाँ। तो नहीं सोचा ही नहीं। आप सोचिए, जॉन और वो आई थी मिशन इम्पॉसिबल साथ, उसके एक हफ्ते के बाद ओपनहाइमर और बारबी थी। अच्छा, जॉन में मुझे याद नहीं आ रहा, जॉन में कौन कौन था? सलीम मिराज, आशिर वजाहत। ओह जी जी, वो अब उसमें तो आशिर को बड़ी अप्रिसिएशन में मिली थी। आशिर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी फिल्म। ओह माय गॉड। तो वो देखना टाइमिंग्स की वजह से एग्जैक्टली वो मान भी नहीं रहे थे। उनको समझाया भी था कि भाई टॉम क्रूज के सामने कोई नहीं देखेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये अच्छा, ऐसा नहीं कि लोग सिनेमा घर नहीं गए। हाँ, अगर अच्छी आपने फिल्म लगाई, टॉम क्रूज की फिल्म लगाई, आपने बारबी लगाई, तो लोग देखने के लिए गए हैं। अभी भी पिछले दिनों को ऐसी फिल्म लगी हुई, लोग उसके लिए, अंग्रेजी फिल्म लोग उसके लिए जा रहे हैं, तो लोग देखना चाहते हैं। ऑफकोर्स कम हुआ है लेकिन जाना। पहले जो जिस स्पीड से पहले जाते थे कि फिल्म रिलीज हो गई फौरन पहुंच गए, अब नहीं। अब सोचते हैं, देखते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, वर्ड ऑफ माउथ का इंतजार करते हैं और फिर जाते हैं। ये क्यों
हमारे बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो हर साल कोई अच्छी फिल्म नहीं देते, इस बार में तो फिजा और नबील ने भी कोई अच्छी फिल्म नहीं दी। फिजा ने कुछ नहीं किया, नबील ने तेरी मेरी कहानियां में डाउनलोड, तीन थी ना, 3 थी, 1 घंटे की जो थी वो नबील की थी और बाकी आधे घंटे की मरीना खान और नदीम बेग की थी। सबसे अच्छी उसमें नबील वाली ही थी। हाँ, तो पता चल रहा था कि हाँ ऑफ कोर्स के नबील की बनाई, बाकी तो बिल्कुल टीवी का लग रहा था जो है, लेकिन नबील वाली सबसे अच्छी थी। लेकिन एक बात वही है ना कि देखिए हमें अब बैठ के गिनना पड़ रहा है कि ये अच्छा ये भी आई थी, अच्छा ये भी आई थी। 2024 जो है इसमें बहुत शुरू के 2 महीने में 2 फिल्में हैं, बकरी और नायाब। अब बकरी जो है वो रेड सी फेस्टिवल में भी गई थी, वहाँ पे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको। रेड सी कैसी होती है, लेकिन इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं है। इसी तरह से आपका प्रोटैगनिस्ट है वो खातून है, बिल्कुल इसी तरह से नायाब में भी जो है वो जावेद शेख अब्बा बने हैं, थिएटर वाले फवाद खान जो है वो उसके अंदर हैं और एक्टर बहुत अच्छे हैं, और यमुना जैदी है। लेकिन उसमें हीरो उसामा है, उसामा बिल्कुल नए पहली फिल्म कर रहे हैं, तो वही है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। फवाद खान की नीलोफर जो है वो कब आती है पता नहीं, इस साल किसी वक्त भी आ सकती है। हमारी फिल्में इतनी क्यों तवालत का शिकार हो जाती हैं भाई, शूट हो जाती हैं फिर साइड पे पड़ी होती है, डर ये होता है स्क्रैप ना हो जाए, क्यों ऐसा? तवालत से ज्यादा जो है वो बेवकूफ़ी का भी इसमें जो है ना कि हर आदमी को ईद पे रिलीज करना है। भाई ईद पे रिलीज करना है तो भाई सलमान खान 2 करो भाई, 2 फिल्में रिलीज कीजिए। आपके पास इतने सिनेमाज नहीं है कि आप रिकवर कर लें पैसे, लेकिन नहीं, पिछली ईद उल फितर पे 4 फिल्में आई थी, ईद उल अज़हा पे 5 फिल्में आई थी। मतलब आपने क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता, और जब तक इनकी थोड़ी सी ये स्मार्टली प्ले नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। आप देखिए पिछले 5 साल के अंदर एक फिल्म नॉन ईद पे आई थी जो हिट हुई, तीफा इन ट्रबल। क्यों? स्मार्ट प्ले किया ना, इलेक्शन के दिन करके फिल्म लगा दी। बल्कि उस वक्त हमने देखा था कि काफी, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो थी वो एलिजाबेथ को लेके थी और वो बहुत से जो दूसरे लोग, लेकिन भाई देखिए वर्ड ऑफ माउथ क्या था, यही था ना कि भाई अच्छी फिल्में देखो जाके, तो हम अच्छी बनाएंगे सब जाएंगे देखने, हम अच्छी नहीं बनाएंगे, हम खाली इसलिए फिल्म बनाएंगे कि हमें फिल्म बनाने का शौक है, तो नहीं होगी। सही। अच्छा, हमारे ड्रामास जो है वो ड्रामास ने बहुत अच्छा किया एज ऑलवेज। इस साल भी हमारे पास वो बड़े ज़बरदस्त ड्रामाज हैं। एक तो ग्रीन चैनल में जैसे ऐड हुआ तो उसके भी जो ड्रामास थे वो बड़े कमाल थे। जीवन नगर, काबुली पुलाव तो मैंने सुना कि वो लोगों ने उसको पढ़ाना शुरू किया कि देखिए आपने कोई चीज़ अगर करनी है तो बड़े सटल वे में कैसे करनी है, लेकिन उन्होंने एपिसोड 3-4 बढ़ा दी तो चीज़ें ड्रैग भी करना शुरू कर दी। देखिए वो ड्रैग उनका मसला नहीं, और जफर मिराज ने लिखी थी, वो जफर मिराज से ये बात थी, उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया कि हाँ ये सब तो खुद उन्होंने बढ़ाए, लेकिन उस बढ़ाने के बावजूद भी उसकी जो लेंथ थी वो बाकी ड्रामों से छोटी थी। और सबसे बड़ी चीज ये कि शुरू में शॉर्ट एंड क्रिस्प चीज अच्छी नहीं लगती। देखिए इस साल 4 या 5 मिनी सीरीज भी आई ना, सरेरा आ गई, फिर आपका जुर्म, रजिया, गुनाह, ये सब आपकी जो थे मिनी सीरीज थी 6 एपिसोड्स वाली। इसमें क्या आया 6-8 एपिसोड्स। इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी रहा। हाँ। और लोगों ने देखिए नेटफ्लिक्स और अमेजोन से हमें आदत पड़ गई है कि बस खत्म करो यार, जल्दी कंक्लूजन लाओ। हमें तो बड़े बड़े ड्रामों की ये नहीं पता होता कि आखिरी एपिसोड कब आने वाली है। हम 40 के बाद से अंदाज लगाते हैं यार अगली नहीं अगली। हाँ। तो अब ये हमारे अगली शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि आपके जो व्यूअर है ना वो तैयार हो गए, ही इज डन विद द प्रोजेक्ट। इन लोगों की समझ में अगर ये चीज आ जाए तो कितना आसान हो जाएगा। भाई 30 डेज 30 एपिसोड्स मैक्सिमम कीजिए, 13 से 30 के बीच में रखें आप। अच्छा, बेबी बाजी जो बहुत हिट किया, मैं सिर्फ उसको वो एक और उसके तकरीबन एपिसोड थी। हाँ, उसका भी उन्होंने भी एंड में जो कुछ एपिसोड्स अपनी बढ़ा दी थी, इस वजह से चीजें चेंज करनी पड़ गई। उसके बाद अब वो एक उसका सीक्वल भी बना रहे हैं। और बेबी बाजी का सीक्वल कैसे बनेगा? बेबी बाजी तो इंतकाल करेंगे उसमें, तो कुछ और करेंगे हो सकते हैं वो कास्ट वो, लेकिन वो ये बाकी हो सकते हैं बेबी बाजी वो एक बच्चन वाले ड्रामा आता था ना 5 बहनों का, उसमें वो एक मदर जो किसी हाँ नहीं होते थे कि वो शायद फ्लैशबैक में लेके आ जाए। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है। अच्छा, मुझे बताएं साथ में अभी जैसे तेरे बिन अच्छा था, फिर अभी जीवन नगर, बहुत सारे ऐसे ड्रामास तो लोगों तेरे बिन जीवन नगर। यहाँ पे मेरा ये सवाल पैदा भी होता है कि जब आपकी ड्रामा इंडस्ट्री इतना अच्छा करी हो कि आपको इतने जबरदस्त ड्रामास घर बैठे देख रही हो, तो लोग क्यों जाएंगे सिनेमा उन्हीं एक्टर्स को देखने के लिए? देखिए 1970s और 80s में भी आपके ड्रामे बहुत अच्छे थे, लेकिन लोग सिनेमा जाते थे क्योंकि वो एक्टर्स और थे। मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, गुलामुद्दीन, शाहिद, ये लोग थे ना, तो इनको देखने जाते थे। शबनम को देखने जाते थे, बाबरी शरीफ को देखने जाते थे, नैयर सुल्ताना को देखने जाते थे। ये सारे एक्टर्स जो थे, और वो जो डायरेक्टर भी थी बड़ी बहुत ही खूबसूरत थी, मैं इनका नाम भूल रही हूँ, जो कि हीरोइन भी थी, और मोहम्मद अली साहब के साथ भी अकेले ना जाना में जो जेबा बेगम थी। ये सब देखे, ये सब ये लोग टीवी पे नहीं आते थे। थी कि
इनको देखने सिनेमा जाना है। जी बिल्कुल। अभी आपको आपके सिवाय हुमायूं सईद और फाद मुस्तफ़ा के कोई भी जो है वो ऐसा नहीं है जो एक्सक्लूसिवली टीवी फिल्म के लिए काम कर रहा है। क्या कह रहे हैं कि फवाद खान किसी ड्रामे में आ रहे हैं? नहीं, फवाद खान देखिए, फवाद खान तो फिल्मों में कहाँ आते हैं, 5 साल में एक फिल्म करते हैं। क्यों नहीं आते? उनको क्या मसला है? फवाद खान का एक जो उन्होंने बना लिया है ना कि अच्छे काम से उनको आप एसोसिएट करें, तो अच्छा काम ही नहीं है जब हो रहा तो वो कहाँ से आएंगे? अब नीलूफर उन्होंने खुद प्रोड्यूस कर ली, नीलूफर जब आएगी सब जाएंगे देखने। मनी बैक गारंटी में उनका कोई ताल्लुक नहीं था, वो सिवाय उनकी गेस्ट अपीयरेंस टाइप उसको आप लें। और मनी बैक गारंटी तो कई सालों पहले शूट हुई थी। देखिए मसला यही है ना हमारे यहाँ, हम में और 2017 में कोविड का भी इशू आ गया ना बीच में। कोविड अगर ना आता तो शायद वो पहले आ जाती, लेकिन हम लोग जो है ये चीजें भूल जाते हैं थोड़ी सी। कोविड आया, थोड़ी फिल्में हमारी डिस्टर्ब हुई। अभी भी सिवाय आई गेस नायाब के और बकरी के कोई ऐसी फिल्म आपकी नहीं है जो कोविड के बाद अनाउंस हुई हो। वो सब ऐसे ही 2.5 साल कब अनाउंस हुई थी। आपका गुंजल तो चुपके से आई, खैर चिक्कर भी कोविड के ज़माने में अनाउंस हुई थी। तो ये सारा हमें मसले मसाइल हैं। हमें बैठ के इन सब प्रोड्यूसर्स को, सारे डायरेक्टर्स को सोचना चाहिए कि हम देना क्या चाह रहे हैं। अब अपनी तसल्ली के लिए फिल्म बनाना चाह रहे हैं या अवाम को सिनेमा लाने के लिए? मुझे जरा कोई गॉसिप दे दिया, अब आप जरा आ ही गए, मुझे बताएं कोई अच्छा कोई ऐसा कोई गॉसिप चल रहा है इंडस्ट्री में जो जिससे हम आशना ना हो। अभी तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर तो फाद मुस्तफा का कमबैक है, मगर वो कमबैक उन लोगों के लिए जो फाद मुस्तफा को जानते नहीं, इसलिए जो जानते हैं उनको पीछे पड़े हुए थे उनके कब से कि वो करें, और वो आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे थे। वो हर दूसरे ड्रामा जो उनका खुद प्रोड्यूस करते हैं उसमें उनकी नजर होती थी, लेकिन फिर टीवी पे कमबैक करे फाद मुस्तफा। ओके वाओ, वैसे उनका शो तक चल ही रहा था लेकिन टीवी पे एज एन एक्टर ड्रामा, तब 2015 में आखिरी ड्रामा किया था। भाई फहद के अपने ड्रामास जो हैं वो बड़े जबरदस्त चल रहे हैं। आखिरी ड्रामा किया था दूसरी बीवी। और ऑपोजिट कौन है मुझे भी बताते जरा। हानिया में। ओह फहद एंड हानिया। और भी उसमें मेरा ख्याल है। अच्छा आपने हानिया का नाम लिया, तभी देखिए हानिया की वो अभी वो कितनी बादशाह से उनकी कितनी अच्छी दोस्ती है, और हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे भी। वो देखिए सोशल मीडिया के पास कुछ करने को तो है नहीं, तो वो जिसकी दोस्ती भी होगी वो खबरें बना देते हैं। तो अब जब तक कोई इसमें हानिया कुछ ना कहे या बादशाह कुछ ना कहे, आपको तकलीफ हो रही है, करते हैं जो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल अच्छी दोस्ती है, इतनी हमारी प्यारी लड़की, और बादशाह इतना बड़ा वो स्टार है, वो फैन है उसका, वो बताते हैं कि भी मैं तो देखिए आपके बहुत सारे एक्टर्स जो है उनकी वहाँ पे फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, इन लोगों की समझ में नहीं आता है। तो आप छोड़ दें उसको, गॉसिप का बस यही दो सबसे बड़ी तो ये है। इसके अलावा देखें दुआ है खाली कि अच्छी खबरें हैं 2024 में। हाँ अल्लाह करे। अच्छा मुझे बताएं नेटफ्लिक्स में ऐसा कौन सा सीजन आ रहा है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार भी? स्क्विड गेम वो भी आ रही है। स्क्विड गेम भी आ रहा है, आपका बर्लिन आ रहा है, और मनी हाइस्ट वाले सारे बर्लिन देखेंगे बैठ के, स्क्विड गेम्स वाले स्क्विड गेम देखेंगे। उसके बाद इंडियंस भी अचानक चीजें आ जाती है, पता तो होता नहीं, रेलवे मैंने किसी को पता भी नहीं था, अचानक आई और हिट हो गई। तो इंडिया तो इस तरह से चीजें ला रहा है। हमारा भी नेटफ्लिक्स पे डाल रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे हम भी हैं इस साल, लेकिन बहुत कम है। मुझे लगता है पुरानी कुछ फिल्में उठा के मैं नेटफ्लिक्स पे डालनी पड़ेगी। 2024 ही है ना पाकिस्तान का जो नेटफ्लिक्स डेब्यू है। हम टीवी वाले जो एमडी प्रोडक्शंस वाले बना रहे ड्रामा, वो 2024-25 में किसी वक्त आएगा। लेकिन क्या हम जैसे नेटफ्लिक्स में पुरानी इंडियन फिल्में देखते हैं तो क्या हम पाकिस्तानी फिल्में नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं, डली हुई है भी, पिंकी मैम साहब डली हुई है, और भी 2-3 है, देखिए उसके लिए जरूरी है। पैरेलल सिनेमा के ना हमें जरा दूसरी पुरानी फिल्में भी जरा देखने की जरूरत है, जिसमें बाबरा शरीफ भी है, जिसमें वही 2 आसान हल है इसके। नंबर 1 आसान हल ये कि हम मौला जट भी देखनी है, नेटफ्लिक्स को से वो करें कोऑर्डिनेशन और बताएं उनको भाई ये चीजें डालो, या फिर अपना कोई एक प्लेटफॉर्म लेके आ जाए। हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को आप उर्दू फ्लिक्स पे तो देखे हैं ना, उर्दू फ्लिक्स पे तो जो कंटेंट बना रहा है खाली वो मतलब उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आप देखें वो टीवी ही है, कोई डिफरेंट तो नहीं है। देखिए इस साल की सबसे अच्छी, लास्ट ईयर की सबसे अच्छी जो बात थी वो ये थी कि पीटीवी ने अपना एप्लीकेशन पीटीवी लॉन्च की थी, और पीटीवी की एप्लीकेशन अगर अभी लॉग इन करके देखें ना तो आपका दिल में चाहे कोई देख लेगा। पुराने सारे ड्रामे उसमें तो सब कौन सा नहीं है उसमें? हाय ये भाई ये मैं आपको बता दूं, ये चीज करें आप। फेवरेट्स में डाले हुए मैंने वारिस डाला हुआ है, तन्हाइयां डाला हुआ है, अंधेरा उजाला डाला हुआ है, सब डले हुए उसके अंदर। अच्छा वैसे मैं जाके ना क्योंकि वो ड्रामे जो यूट्यूब से गायब हो गए, मैं तो एनक वाला जिन दोबारा से देखूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे से क्यों इतनी मोहब्बत थी, मैं वो कैरेक्टर्स दोबारा से सारे देखना चाहती हूँ। तो आप ये है कि पीटीवी की जो एप्लीकेशन है वो सब देख सकते हैं, पीटीवी फ्लिक्स वो भी तो है। पीटीवी फ्लिक्स ठीक है जी, आज ही मैं भी पीटीवी फ्लिक्स पे वो डाउनलोड करने वाली हूँ, आप लोग भी डाउनलोड करें, पाकिस्तान के पुराने ड्रामे देखें, फिर आपको पता चलेगा ठीक है। बाहर हम साइम मालिक ने भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्लॉट्स है ना वो चोरी किए हमारे ड्रामों से, हमारी फिल्मों से। हमारे जो ये तौकीर नासिर और जो हमारे वहीद मुरादी, जो हमारे बड़े बड़े जबरदस्त एक्टर्स थे, इनसे इंस्पिरेशन ली हुई जनाब उन्होंने। कभी आप उनके इंटरव्यू सुने तो आपको पता चले। ये अलग बात है कि 2023 में हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने कुछ ऐसा खास कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, एंड
हमें बड़ा दुख भी है, क्योंकि मैं और उमैर तो साथ फिल्म भी देखने जाया करते थे ना। तो इंशाल्लाह उमैर अल्लाह के अच्छी अच्छी फिल्में आए और हम दोनों फिर जाएं फिल्म देखने के लिए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। उमैर हमारे साथ तो मौजूद थे और हम बात कर रहे थे अपने फिल्म इंडस्ट्री की। आप देखें इरानियन सिनेमा कितनी इंटेलिजेंटली अपनी फिल्मों का इस्तेमाल करते हैं और कितने अच्छे तरीके से वो लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी मैसेज लिटरली आवाम को बिल्कुल मुंह पे देना चाहिए कि जी ये हमारी फिल्म का मैसेज था। नो, एक बल्कि एक और चीज़, जॉयलैंड भी तो आई थी इस साल 2022 की थी, इस साल आई थी इन फ्लेम्स। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2023 कितनी जल्दी से गुजरा कि मैं अभी भी 2022 की फिल्मों में मौजूद हूँ। मौला जट अभी पूरे साल लगी रही, अभी भी लगी हुई है, इस बार 2024 में भी लगी हुई है मौला जट। चले जी, अल्लाह करे नई नई फिल्में आए, हमारे अच्छे अच्छे हीरोज, हमारी प्यारी प्यारी हीरोइंस हमारे सामने हैं। मैं छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नया साल है, फिर से नए प्लान्स होंगे, खुद को बदलने का इरादा होगा, नेकियां करने का इरादा होगा, लोगों से भलाई करने का इरादा होगा, पढ़ाई करने का इरादा होगा, कहीं सफ़र करने के प्लान्स होंगे, किसी से मिलने का इरादा होगा, शादी के भी इरादे होंगे। और ऐसे बहुत सारे अफराद होते हैं जो नए साल की आमद पर खुद से अहदो पैमा करते हैं, न्यू रेजोल्यूशन बनाते हैं और बेशुमार ख्वाब भी देखते हैं, लेकिन वो पूरे क्यों नहीं होते, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समा में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे बताएं, हम इतने रेजोल्यूशन बनाते हैं, मैं अपने आप को अपनी भी मैं मिसाल लूँ, बचपन से इतने रेजोल्यूशन बनाते हुए आते हैं, लेकिन समहाउ हम वो अचीव नहीं कर पाते। हम कहाँ पे लैक करते हैं? जी बिल्कुल, इसका ताल्लुक सीरियसनेस के साथ है कि जो चीज हम करना चाहते हैं वो हमारी प्रायोरिटी में कहाँ प्लेस करती है। जिस चीज की हमारी जिंदगी में प्रायोरिटी होती है, हम उसके लिए वक्त भी निकाल लेते हैं, हम उसके लिए रिसोर्सेज भी निकाल लेते हैं। तो इसलिए वो लोग जो कोई रेजोल्यूशन करते हैं और फिर उस पर अमल नहीं कर सकते, तो असल में वो उसके बारे में सीरियस नहीं होते और उनकी जिंदगी में वो प्रायोरिटीज नहीं होती। एक तो ये वजह है और दूसरी बात ये है कि जो एक कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए होती है ना काम को करने के लिए, जिसको हम टेक्निकली मोटिवेशन कहते हैं, कंसिस्टेंसी, वो एनर्जी बाज़ का तुम्हारी ड्रॉप हो जाती है वो जी। और उस एनर्जी को करने के लिए अपने आप के साथ एक कंटिन्यूस डायलॉग की जरूरत होती है, कंटिन्यूस अपनी रिफ्लेक्शन की जरूरत है। रिफ्लेक्शन यानी शीशे में अपने आप को देखना, हर रोज के हिसाब से अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को मापने की बहुत जरूरत होती है कि जो मैं कर रहा हूं और वो मैं उसको क्यों नहीं अचीव कर रहा। तो अगर हम इसलिए अपने सारे गोल्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें और हर सेगमेंट का मुहासबा रोज के रोज करते जाएं, तो वो रिक्वायर्ड एनर्जी भी हमें मिल जाती है, मोटिवेशन भी मिल जाती है और फिर हम उसको करते रहते हैं। अच्छा जावेद साहब मुझे बताएं, हम जो भी रेजोल्यूशन बनाते हैं तो यूजुअली लोगों को होता है कि जी हमने अपना वज़न कम करना है। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि जी अच्छी नौकरी की तलाश है, कुछ लोग कहते हैं जी इस साल शादी कर लेनी है, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि जी अच्छा जी सेटल हो जाना है, अपना बस जो घर है वो या अपना कोई कारोबार सेट कर लेना है। क्या यही गोल्स बनाना काफ़ी होते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, नए साल के इन ज़ाहिरी चीज़ों के अलावा और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो हमें अपने गोल में शामिल करनी चाहिए? जी देखिए, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब भी हम कोई चेंज चाहते हैं ना, तो हम वो चेंज अपने इर्द गिर्द की चीजों में चाहते हैं, जबकि असल चेंज वो है जो हमारे अपने अंदर आती है। लिहाजा अगर मुझे ये हो कि मैंने अगले साल के लिए कोई रेजोल्यूशन बनाना है या आइंदा जिंदगी के लिए कुछ रेजोल्यूशन बनाना है, तो मैं ये देखूंगा कि जो मैं था पिछले साल, अब मैं उससे इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। और इसका प्रैक्टिकल बहुत जबरदस्त तरीका है, वो ये है कि इंसान की जिंदगी की 4 मेन डायमेंशंस हैं। एक हमारी फिजिकलिटी है, एक हमारा इंटेलेक्ट है, एक हमारी इमोशनैलिटी है और एक हमारी स्पिरिचुअलिटी है। हम ये देखें कि पिछले साल फिजिकली जो मैं था, अब मैं इंप्रूव हुआ हूं कि नहीं हुआ, यानी मेरा खाना पीना बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ, मेरा वजन कंट्रोल में आया कि नहीं आया, मैं एक्सरसाइज करता हूं कि नहीं करता हूं, मेरा नींद का पैटर्न बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ, यानी मैं फिजिकली कितना बेहतर हुआ। और जो दूसरा है वो इंटेलेक्ट, यानी मैंने कितना और इल्म हासिल किया और कौन से आलिम लोगों से मेरा उठना बैठना शुरू हुआ, कौन सी नई किताबें मैंने पढ़ी, कौन सी नई स्किल्स। और तो ये भी होता है कि मैं कितना बेहतर इंसान अब बन गया हूँ, मैंने कितना फॉरगिव करना सीखा है, क्योंकि ये देखिए ये भी बड़ा मैटर करती है ना। मुझे लगता है जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपको तब अंदाजा होता है कि अपने गिर्द जमे गफीर रखने की जरूरत नहीं होती, कुछ सिलेक्टेड दोस्त होते हैं जो के साथ हो, तो चीजें अच्छी, जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। जी
जी, मैं जिस तरह अर्ज कर रहा था कि ये 2 एस्पेक्ट है ना, और तीसरा एस्पेक्ट है जिसको इमोशनैलिटी कहते हैं। इसका ताल्लुक हमारे रिश्तों से होता है कि हमने अपने रिश्तों को कितना संभाला, और रिश्तों से मुराद मेरा अपने आप से रिश्ता, मेरे अपने खालिक से रिश्ता, मेरे अपनों से रिश्ता, मेरे माहौल से मेरा रिश्ता, मेरे मुल्क से मेरा रिश्ता, पूरी दुनिया से मेरा रिश्ता। इन रिश्तों के सिलसिले में मैंने कितनी तरक्की की। और जो चौथा एस्पेक्ट है जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उससे मुराद ये है कि जो कुछ मैंने जिंदगी गुजारी उसका कोई पर्पस भी था या नहीं था। तो ये 4 चीजें मेरे ख्याल में ऐसी हैं जिनको कागज पे लिखा जा सकता है: फिजिकलिटी, इंटेलेक्ट, इमोशनैलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। और इसके गिर्द आप एक पूरा मिशन स्टेटमेंट बनाकर फिर अपने लिए एक प्लान बना सकते हैं। सही। अच्छा, क्या तब्दीली लाना बहुत मुश्किल होता है? मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि कोई भी तब्दीली एडल्ट में लाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि हमारा पैटर्न बना हुआ होता है पहले से। लेकिन अगर हम डिटरमेंट हों, अगर हम देखिए, जिसमें आपसे थोड़ा अर्ज करूं, 95% चांस तो ये है कि हमारा जो हैबिट ब्रेन बना होता है ना, जो जोन ऑफ कंफर्ट में हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं, हम उसी में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने 5% की एक विंडो रखी है जिसे कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। बच्चे के इर्द गिर्द अगर आप माहौल को चेंज कर देंगे तो बच्चा चेंज हो जाएगा, लेकिन एडल्ट इस तरह चेंज नहीं होता। एडल्ट को मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, अपने ऊपर पाबंदियां लगानी पड़ती हैं, अपने आप पर जुर्माने लगाने पड़ते हैं, तो फिर जाकर नई आदतें डेवलप होती हैं। तो ये एक मुश्किल काम है, मगर बहुत इंजॉयबल काम है। आपको क्या लगता है कि हर गुजरते हुए साल के साथ आप हमारी सोसाइटी के इक़दार को कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि हमारी सोसाइटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व कर रही है? जी नहीं, हमारी सोसाइटी में बहुत डिटेरियोरेशन हो रही है और उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि हमारे यहाँ जो रोल मॉडलिंग है वो उसका बहुत फुकदान होता जा रहा है। आने वाली नस्ल किसको देखकर उस जैसा बनना चाहे, तो वो लोग जो कि मेरी उम्र के हैं, मेरी उम्र से थोड़े से कम या मुझसे ज्यादा उम्र के लोग हैं, हम इन जनरेशंस ने बहुत बुरा प्ले किया है और बहुत बुरी रोल मॉडलिंग क्रिएट की है। इंडिविजुअली अच्छे बुरे लोग होते हैं हमेशा, लेकिन इज्तिमाई तौर पर हमारे यहाँ हमारे बच्चों और नौजवानों के साथ बहुत ज्यादती हुई है कि उनको प्रॉपर रोल मॉडलिंग नहीं मिली। इसलिए जिंदगी के तमाम शोबों में अगर हम देखें तो एक डिटेरियोरेशन हुई है। और दूसरी वजह यह है, अच्छा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे 2024 में लोगों को? जी, मैसेज तो वही है, चाहे साल कोई भी हो, कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में बहुत थोड़े वक्त के लिए भेजा है। ये वक्त इतना थोड़ा है कि इसमें हम अपनी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ये वक्त इतना ज्यादा है कि इस वक्त में हम एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। लिहाजा ये फैसला हमने करना है कि हम एक जानवरों की सतह पर जिंदगी गुजारेंगे, यानी ये कि जो कुछ करेंगे सिर्फ अपने लिए करेंगे, या हम इंसानी सतह पर जिंदगी गुजारेंगे। इंसानी सतह पर जिंदगी का मकसद ये है कि हम कुछ ऐसा काम करके भी जाएंगे कि जिसका फायदा मेरे बीवी बच्चों के अलावा भी और लोगों को होगा, और उन लोगों को भी होगा जिनको मैं जानता भी नहीं हूं और वो मुझे नहीं जानते। अगर हम इस तरह की जिंदगी गुजारें तो इस जिंदगी का नाम इंसानी जिंदगी है। तो मेरा तो यही है कि हम सबको देखना चाहिए कि मेरी जिंदगी हैवानी लेवल पर गुजर रही है या वो इंसानी लेवल पर गुजर रही है। एब्सोल्युटली राइट, बहुत सही आपने बात की। मोटिवेशन स्पीकर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। अपनी ज़िंदगी की गोल्स बनाते हुए, न्यू रेजोल्यूशन गोल्स करते हुए आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मलूज़ खातिर रखनी चाहिए, आपने उनसे सीखा भी, और गोल्स आसान होने चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि ज़िंदगी आपकी आसान गुजरे और आसपास के लोगों की भी ज़िंदगी आप लोग आसान करें। ये सबसे बड़ा गोल ये भी है अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ। अल्लाह पाक आपको हर किस्म के गम से महफूज रखे, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह करे कि ये जो साल का आगाज़ हुआ है ये हम तमाम तर लोगों की ज़िंदगी में मुबारक साबित हो। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।